तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला चैप्टर का जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, जो कि एक गांव है मध्य प्रदेश का, वहीं हुआ था। बाबा साहेब बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे और वे न्यूयॉर्क गए थे इनके लिए। बाबा साहेब को संविधान का पिता कहा जाता है। वे संविधान के रचयिता भी हैं। संविधान को लिखने में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। बाबा साहेब दलित समाज के उद्धारक भी थे। उन्हें कहा जाता है कि उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे और वे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। ये भी क्वेश्चन आएगा। और उनके मुख्य रचनाओं में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले बहुत ही बार बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में आ चुका है और ये VVIE से मार्क कर लीजिए। और द कास्ट इन इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और द मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म also very very important. Who are Sudraj also very very important for class 10 बिहार बोर्ड एग्जाम। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में व्याख्या ललई सिंह यादव किए थे, जो एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रचनाओं में रचना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बिहार बोर्ड में पिछले सालों में। और बाबा साहेब का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और आप लोगों को एक बात और भी बता देते हैं कि बहुत सारे लेखक निबंधकार जो हैं उनका देहांत आप देखिएगा बुक में, तो बहुत सारे लेखक का जो देहांत है ना, वे दिल्ली में ज़्यादा करके हुआ है। आप देख लीजिएगा और फिर आपको पढ़ के भी हम दिखा देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह बहुत ही खराब बात है कि इस समाज में भी, इस युग में भी जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है। इस लाइन से कहना चाह रहे हैं। और इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। और इनके जो पोषक है, जो समर्थक हैं, किस बहुत सारे आधार पर इसको समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज का आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। आप लोग
अपने गांव शहर में देखते होंगे, बहुत सारे नीचे समाज के लोग, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह इस पाठ में बताया गया है उसके आधार पर हम कहते हैं कि बहुत सारे मतलब छोटे जाति श्रमिक वर्ग के लोग, उन्हें बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उसके द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो उससे बाबा साहेब, बहुत ही पूंजीपति लोग ऐसे श्रम लोग के साथ ही क्यों करते हैं? वे मेहनत भी करते हैं और उसे पैसा भी टाइम से नहीं दिया जाता। मजदूरी, जिसे मजदूरी कहते थे उस ज़माने में, पैसा को उस ज़माने में मजदूरी कहते थे, उसे भी नहीं दिया जाता है। तो इससे प्रेरित होकर जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इससे यही कह रहे हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन नहीं है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर कोई बच्चा उस गरीब परिवार में पैदा होता है तो उसके दिमाग में उसकी माँ उसे यही सिखाती है कि जो काम तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं वह तुम्हें भी करना है, जो सही नहीं है। और समाज भी उसे उसी तरह, उसी नज़रिए से देखता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हमें किसी भी व्यक्ति के एंशियंट टाइम को देखकर नहीं सोचना चाहिए कि वे उस परिवार में पैदा हुआ है, उस खानदान में पैदा हुआ, तो उसी काम के लिए पैदा हुआ है जो उसके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं। उन्हें कुछ अलग करना है, विदेश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, उसे एक मौका दीजिए। और वो उसे एक ऐसा अधिकार है जिससे वो अपना कार्य स्वयं चुन सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार की बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। जिस तरह इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का पेशा पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है और समाज उसे जीवन भर के लिए उस पेशा से बांध देता है और समाज ये नहीं सोचता है कि वे इसके लायक है या नहीं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा यह क्या चारा रह जाता है। जिस तरह के आजकल चल रहा है, कुछ दिन पहले आप लोग सब जानते हैं कि कोविड जैसे महामारी में बहुत सारे लोग अपने पेशा बदल दिए। कोई मुंबई में काम करते थे तो वो गांव में आके कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो कोई कुछ काम कर रहे हैं। तो वैसा उसे आज के डेट में अपने काम को चुनने का अधिकार है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं। हिंदू धर्म
कि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। बाबा साहेब हिंदू धर्म के बारे में भी बताए हैं कि हिंदू धर्म में उन्हें कुछ खास रुचि नहीं थी, जिससे वह बौद्ध धर्म को अपनाए। और वे कहते हैं कि यह धर्म किसी खास व्यक्ति को अपने पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। उसका पैतृक पेशा भले ही पैतृक पेशा ना हो, भले वह उसमें परंपरागत हो या ना हो, भले वो अपना पैतृक पेशा में अच्छा करे या ना करे, उसे वही काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उस समय आप देखते होंगे कि छुआछूत बहुत ही जोर से चला हुआ था। अब तो हमारा देश बहुत ही तरक्की पे है। उस टाइम जब कोई भी दलित वर्ग के लोग के यहाँ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, उससे बात करना तक नहीं पसंद करते थे, तो उस समय बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण यही वो कारण थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसे यही कह रहे हैं कि जाति प्रथा में किसी भी लोग को उसे पैतृक पेशा चुनने की अनुमति देता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। वह आदमी क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, इससे उस समाज को कोई मतलब नहीं होता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे ऐसा होता है, जिस काम में आपको रुचि नहीं हो उस काम को आप सुचारू रूप से नहीं कर सकते। आप उस काम को बेफजूल काम समझकर या बेवजह समझकर उसे करते हैं, तो वो काम अच्छा से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ये सही कह रहे हैं कि वे व्यक्ति की रुचि को लोग समझते ही नहीं और उसे पैतृक पेशा अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे वे अपने मन से काम नहीं करते और वे उसमें सफल नहीं हो पाते हैं और वह व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपकी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व का मतलब आप पूछना चाहेंगे, तो इसका मतलब भाईचारा होता है। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे
में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। आदर्श समाज वैसे ही समाज को कहते हैं जिसमें सभी छोटे लोग, बड़े लोग, पूंजीपति लोग, श्रम लोग, सभी के पास जो काम पूंजीपति लोग के पास है वही काम श्रम लोग के पास है। सरकार की जितनी फायदा श्रम के पास जा रही है उतनी फायदा पूंजीपति लोग के पास जा रही है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यह लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है और हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान। तंत्र के मतलब अब बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। लोकतंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब राज्य, जिसमें लोगों का शासन होता है। लोग अपने हित से किसी भी मंत्री पद को चुनते हैं। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो इस निबंध के जरिए बाबा साहेब यही बताना चाहते हैं, यही लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप कितने भी श्रम वर्ग के लोग हो, छोटे लोग हो, बड़े लोग हो, सभी के साथ अपने व्यवहार समान रखें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।